हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। एक फिर नया सेट लेकर आए हैं। लगभग 3 सेट हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। ये चौथा सेट है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखोगे तो मज़ा आएगा कि यार इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछें तो सिलेक्शन तो मेरा पक्का है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और इस बार भी पूछे जाएंगे। सही है, तो सेशन पसंद है बाबू तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आओगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, डेली वीडियो आती है। सही है ना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय अभिवाह के सृजन का विरोध करता है, यानी वो कौन राशि है, वो कौन सा फैक्टर है, कारक है जो हमारे चुंबकीय अभिवाह के सृजन यानी चुंबकीय फ्लक्स के बनने में विरोध पैदा करता है। तो याद रखना, जैसे वैद्युत सर्किट में प्रतिरोध होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में यश होता है। यश यानी रिलक्टेंस बोलते हैं। रिलक्टेंस बराबर देखो तो क्या होता है हमारा, यश बराबर 1/μ0 L/A। इकाई की बात करो तो इकाई हो जाती है 1/हेनरी हो जाती है, या फिर एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाती है। सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिष्ठव्य हो जाएगा। सही है, ये विरोध करता है चुंबकीय फ्लक्स के बहने का या फिर निर्माण का। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक 60 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले किसी तंत्र की आवृत्तकाल कितनी होगी, यानी 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो हमको पता है कि सर जो टी होता है व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती 1/f होता है। तो जब इसको 1/60 लिखोगे तो इसको तुम सॉल्व करना 1/60, तो तुम्हारा लगभग 17 मिली सेकेंड आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 17 मिली सेकेंड। सही है। इसी तरह 50 हर्ट्ज का पूछता है तो इसी फॉर्मूले पे रखना, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम वाला क्वेश्चन रहा होगा, कोई सर्किट वर्किट दिखा के पूछ लिया होगा कि फलाना कौन है। सही है। चलो, उपकेंद्रों पे बैटरी का कार्य क्या होता है। उपकेंद्रों पे बैटरी का काम क्या होता है, वोल्टता नियमन। तो वोल्टता नियमन तुम कभी भी नहीं चाहते हो, उपकेंद्र हो चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वोल्टेज रेगुलेशन तो कभी नहीं चाहेंगे। अगला, आपातकालीन प्रकाश, इससे कोई लेना देना नहीं है। मीटर चलाना, कोई लेना देना नहीं है। मीटर चलाने का मतलब क्या, लाइट चली गई तो तुम क्या मीटर चलाओगे। हाँ, मीटर तो तब रीडिंग करता है ना, कितना सप्लाई क्या, कितना मैक्सिमम डिमांड है, फलाना ढिमकाना, पावर फैक्टर क्या है, तब काम करता है। तो जब लाइट है ही नहीं तो मीटर चला के क्या करोगे। अगला, परिपथ को बंद करने की शक्ति, ये सही है। ठीक है, कि सर्किट को बंद करने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो एक्सटर्नल एनर्जी दिया जाता है, और वो किससे दिया जाता है, बैटरियों से दिया जाता है, या फिर कभी कभी नहीं होता बैटरी तो डीसी शंट जनरेटर से भी दिया जाता है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर डायग्राम वाले क्वेश्चन थे। अगला देखते हैं, भंवरधारी हानि को कैसे रोका जा सकता है। उच्च पारगम्यता वाली सामग्री का प्रयोग करके, उच्च पारगम्यता मतलब हाई परमिएबिलिटी वाली चीज़ का प्रयोग करके, या उच्च अभिवाह घनत्व की सामग्री का प्रयोग करके, यानी हाई फ्लक्स डेंसिटी वाली चीज़ का प्रयोग करके, या फिर आवृत्ति घटाकर। तो देखो, एक चीज़ ये भी है कि तुम चाहो तो फ्रिक्वेंसी घटा कर भी एडी करंट कम कर सकते हो। ठीक है, मगर नीचे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि हमको पता है जो बी होता है, सॉरी, जो एडी करंट होता है वो समानुपाती किसके होता है, बी के स्क्वायर के, एफ के स्क्वायर के और टी के स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी क्या है हमारा, थिकनेस प्लेट की है, तो पतले स्तरण का द्वारा, ठीक है, तो पतले थिकनेस का प्रयोग करके चाहो तो कम कर सकते हो, और चाहो तो फ्रिक्वेंसी कम करके भी कर सकते हो। मगर जो तुमको ये लग रहा है कि फ्रिक्वेंसी से दिया है तो होगा, मगर फ्रिक्वेंसी होगा नहीं, क्योंकि हमको पता है कि बी जो होता है, याद रखना आगे पढ़ोगे तुम, तो बी जो होता है V/F होता है। ठीक है, V/F होता है, तो बी का स्क्वायर मतलब एफ का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम चाहें तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं, V/F स्क्वायर, और ये भी एफ स्क्वायर है, और ऊपर एफ स्क्वायर तो ये वाला है ही, तो एफ स्क्वायर कट जाता है, यानी आवृत्ति घटाकर तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आवृत्ति पे निर्भर ही नहीं करता है फिर बाद में। सही है, जब कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी देते हैं तब फ्रिक्वेंसी की बात होती है, तो किस पे निर्भर करता है, पहले
पतली स्थानांतरण यानी थीन एलिमिनेशन का प्रयोग करके घटा सकते हैं। सही है। चलो अगला देखते हैं। ग्राही अशुद्धियाँ निर्मित होती है। ग्राही मतलब किसकी बात बोल रहा है सर? तो ग्राही मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारे एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर जो एक्सट्रिंसिक बोलेंगे, इंट्रिंसिक तो बोलेंगे नहीं क्योंकि एक्सट्रिंसिक मतलब अशुद्धि होता है। तो जो सर हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है उसमें डोपिंग करते हैं तो हमारा एक्सट्रिंसिक बनता है। एकदम सही बात है। तो सर वो जो डोपिंग करते हैं एक्सेप्टर बनाने के लिए किसका करते हैं? तो सर एक्सेप्टर बनाने के लिए हम 3 संयोजी तत्व का प्रयोग करते हैं। 3 संयोजी मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें होल की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है इसलिए ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मांगने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो जब वो मांगने लगते हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं, ग्राही बोलते हैं। तो अगर 3 संयोजी मिलाना है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम ये सब होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है ना, और वही दाता हो जाएंगे तो n प्रकार हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। दो कला प्रणाली में विविधता होती है। ठीक है, एक्चुअली देखो तो जो हमारे सिंगल फेज मोटर सब चलते हैं या फिर फैन उन चलते हैं वो एक्चुअली होते हैं 2 ही फेज वाले। ठीक है, क्योंकि लेते तो हम एक फेज हैं मगर वाइंडिंग की सहायता से उसको 2 फेज में स्प्लिट कर देते हैं या तोड़ देते हैं, क्योंकि हमको घूर्णीय बला घूर्ण उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 फ्लक्सों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा मिलता है, तो सर उसको फेज को 2 भागों में तोड़कर यानी फेज को तोड़कर करते हैं। तो एक होता क्या है सर, एक होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एक होती है मेन वाइंडिंग, बीच में हमारा रोटर और यहाँ पे कभी कभी सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है तुम्हारा, ये दो आपस में 90 डिग्री होते हैं। ये दो रनिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमेशा समानांतर में लगे होते हैं और स्टेटर पे लगे होते हैं। ठीक है, याद रखना जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रेरक का होता है, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है यानी जो सहायक कुंडली होती है जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग को बोल दो तुम, वो उच्च प्रतिरोध निम्न प्रेरकत्व का होता है। तो होते कितना है सर, 90 डिग्री। सर ये 90 डिग्री है क्या, तो सर ये 90 डिग्री वैद्युतीय अंश है, न कि यांत्रिक अंश है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं। कम दाबयुच्च वाले एक जल विद्युत टरबाइन में प्रयोग करते हैं, यानी जब लो प्रेशर का प्रयोग करना होता है तो क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, हम हमेशा पेल्टन का प्रयोग करते हैं। मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए हमेशा हम फ्रांसिस का प्रयोग करते हैं, और लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए हमेशा कपलान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो कपलान होता है हमारा कम प्रेशर वाले को भी सह सकता है, यानी कम प्रेशर जहाँ पे होता है वहीं पे इसका प्रयोग करते हैं, तो हमारा कपलान सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कपलान और फ्रांसिस हैं ये तुम्हारे प्रतिक्रिया टरबाइन है जिसको रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं, और जो पेल्टन है तुम्हारा आवेग है यानी इम्पल्स टरबाइन है। ठीक है, इसको भी याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इम्पल्स टरबाइन अधिकतर तुम्हारे थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग होते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला है, यही बोला है कि जब एक संधारित्र 0.04 mm पट्टी का पृथक्करण पूर्णतः परावैद्युत माध्यम से भरा जाता है, तो यदि सामग्री परावैद्युत 10 kV पर mm हो जाए तो संधारित्र की वोल्टता कितनी हो जाएगी। तो संधारित्र की वोल्टता कितनी हो जाएगी, वोल्ट में ही निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1000 kV है, 10 kV है तो इसको 1000 में कर लेते हैं, 1000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर कितना है, 0.04 है तो इसको चाहें तो 4/100 कर सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि 0.04 है। इसको काट देते हैं, हमारा कितना आता है, फिर हमारा आता है 400 वोल्ट, यानी 400 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही है, हाँ सर सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
स्थिर भार के लिए तुल्यकालिक मोटर के आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के बीच कौन सा ग्राफ खींचा जाता है? तो देखो, सिंक्रोनस मोटर हो चाहे अल्टरनेटर, दो ही ग्राफ खींचे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वी कर्व या फिर इन्वर्टेड वी कर्व, यही दो होते हैं। वी कर्व खींचो या इन्वर्टेड वी कर्व खींचो। वी कर्व किसके बीच में खींचा जाता है? तो सर हमारा खींचा जाता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच, और यही जो कि ऐसे बना होता है। और इन्वर्टेड वी कर्व की बात करोगे जो कि ऐसी बनी होती है, तो होती है फील्ड करंट और सर पावर फैक्टर के बीच खींची जाती है, तो उसको बोलते क्या हैं? वी कर्व बोलते हैं। सही है? यस सर। चलो अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जल विद्युत केंद्र नहीं है? भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, जो कि सतलज नदी पे है, सर होता है, ठीक है। पहले सबसे बड़ा बांध यही हुआ करता था, मगर अब नहीं है, अब छोटा हो गया। कोयना बांध कहाँ है? कोयना रिवर पे है, जो कि महाराष्ट्र में है। नागार्जुन बांध जो कि कृष्णा नदी पे है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो हमारा बचा क्या? तारापुर, महाराष्ट्र, और ये हमारा क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे बड़ा और पहला यही है, ठीक है, याद रखना। सही है ना? चलो अगला देखें। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही है, उल्टा पूछ दिया। वहाँ पे ये किए थे कि टी समानुपाती 1/f है, तो यहाँ पे f किसके समानुपाती होगा? 1/2 के, ठीक है, तो 2 ऊपर चला आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि मिली लगा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 2000 हर्ज आ जाएगा। या कभी कभी 2000 साइकिल पर सेकेंड भी लिख देता है, तो कन्फ्यूजन में मत रहना। सही है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। बाबू क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और कुछ कॉन्फिडेंट बढ़ रहा हो कि सर हम कर लेंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है, कट ऑफ पार कर सकते हैं या सिलेक्शन हो सकता है, तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एनालिसिस यही बताता है यूट्यूब के कि आज लगभग 80% लोग देखते तो हैं, ठीक है, मगर बिना सब्सक्राइब के ये देखते हैं बाबू, ठीक है ना। चलो अगला देखिए। हालांकि वीडियो जाती होगी तो खोजते होगे, ठीक है, कि वीडियो कहाँ है, तो अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके साथ तुमको वीडियो भी आएगा। सही है ना? चलो अगला देखते हैं कि परिपथ वियोजक समान रूप से किसके दोष पर निर्धारित किए जाते हैं? देखो याद रखना, जो सर्किट ब्रेकर है तुम्हारे सिमेट्रिकल जो फॉल्ट होते हैं उसके हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कि 3 फेज शॉर्ट सर्किट, 3 फेज ओपन सर्किट या 3 फेज ग्राउंड, जो भी होता है तीनों फेज में हो, तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। और जो तुम्हारे रिले होते हैं, रिले तुम्हारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के आधार पे डिस्कस किए जाते हैं, जैसे दोहरी लाइन भू दोष हो गया, लाइन से लाइन दोष हो गया सिंगल फेज, या एकल लाइन से भू दोष हो गया, इन सब के, तो यहाँ पे सममित होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट। सही है ना? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। चलो नेक्स्ट देखो। बोला क्या है? कुछ नहीं। अच्छा, यदि एक प्रेरण मोटर की वायु अंतराल शक्ति और यांत्रिक विकसित शक्ति 20 किलोवाट है और 6 किलोवाट है, तो रोटर ओमिक लॉस कितना हो? ठीक है, तो देखो एक फार्मूला होता है PRC/S/PG, ठीक है, रोटर कॉपर पे PG होता है, जो कि PG हमारा क्या होता है? एयर गैप लॉस होता है, ठीक है, और ये S क्या होता है? हमारा स्लिप होता है, ठीक है। तो स्लिप की वैल्यू कैसे निकलती है? तो स्लिप की वैल्यू निकालना पड़ता है 1/1 - S करके, ठीक है, तो 1/1 - S करके गुणे PG करोगे, यानी 6 करोगे, ठीक है, और तो हमारा क्या निकल के चला आएगा? हमारा रोटर कॉपर लॉस निकल के चला आएगा, क्योंकि कभी कभी ये PMD लिखा होता है ऐसे, तो PMD जो कि तुम्हारा मैकेनिकल पावर है, ठीक है, यांत्रिक क्षमता कितनी है? 6 है ना, तो PMD बराबर होता है PG अपॉन, देखो यस की जगह क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, यस की जगह क्या लिख सकते हो सर? PRC/PG, PRC/PG, ठीक है, ये करके इंटू PG लिखना पड़ेगा। तो PRC निकालना है तो PMD इंटू PG अपॉन करोगे, अपॉन ये करना पड़ेगा, तब तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 14 किलोवाट आंसर आएगा, ठीक है। अधिकतर इस फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये 20 किलोवाट तुमको दे देगा वायु अंतराल वाला, और PRC की वैल्यू पूछ देगा और स्लिप का मान दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व होता है, याद रखना। चलो अगला देखते हैं।
किसी परिणामित का प्रेरित प्रतिघात किस चालन पर निर्भर करता है? जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किस पर निर्भर करता है तुम्हारा चालन? एमएमएफ पे? नहीं सर जी। चुंबकीय फ्लक्स पे? नहीं सर जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो एकदम ही नहीं होगा सर। किस पे करता है? क्षरण अभिभव, जो लीकेज फ्लक्स होता है उसके हिसाब से हमारे क्या होते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफाइन होते हैं, कितना लीकेज हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, और लीकेज फैक्टर देखो तो लीकेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्लक्स बटे यूजफुल फ्लक्स, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मशीन के घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र अवधारण अच्छी होती है? ठीक है, घूर्णी चुंबकीय अवधारण अच्छी होती है, किस मशीन की पूछा है? डीसी मोटर की? सर अच्छी नहीं होती, सबसे पहले तो यही काटेंगे। अल्टरनेटर बहुत झाम होता है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन फलाना ढमकाना। परिणामित्र तो स्टैटिक होता है। ठीक है, इसमें एसी दोगे फलाना ढमकाना तब चालू होता है। जो तुम्हारा प्रेरण मोटर है यानी इंडक्शन मोटर, इसमें जो होता है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, या फिर एक तरीके से कहो तो चुंबकीय क्षेत्र अगर घूर्णी समझनी है तो अच्छे से इसी में समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि ना ट्रांसफार्मर में तुम्हारे घूर्णी क्षेत्र आते हैं, डीसी मोटर में तो घूर्णी क्षेत्र होते हैं, मगर एसी डीसी का झाम फंसता है। सबसे बेस्ट हमारा होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, 3 कला प्रेरण मोटर की गतिहीन अवस्था में, गतिहीन मतलब रुकी हुई अवस्था में, यानी जब रोटर की स्पीड 0 होती है उस समय स्लिप की वैल्यू बाबू 1 होती है, और जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है तो उस समय हमारा जो स्लिप का मान होता है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, और जब माइनस होने लगता है स्लिप का मान, यानी वह मोटर जनरेटर के रूप में काम करने लग रहा है, जिसको नेगेटिव स्लिप बोलते हैं। सही है ना, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलो अगला देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलो ईएमएफ क्या होगा, यही पूछा है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमको बताया गया है किसके द्वारा? फराडे जी के, कि E बराबर N यानी 1500 d∅dt। d∅ कितना है सर? 600 है, गुणे 10 के घाते -6 है। ठीक है, हालांकि ये करोगे तो 2 4 यहाँ से कटे जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा केवल क्या? यहाँ पे केवल बचेंगे तुम्हारे -2, याद रखना -2 बचा हुआ है। और d∅dt 5 कितने हैं? तो 5 गुणे 10 तो ऊपर आ जाएगा ना, तो गुणे 10 यहाँ पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 0 तो यहाँ तक फिर कट गया, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, चलो इतना हो जाएगा। अब ये 15 छक्का कितने हो गए? 90 हो गए। सही है, 90 हो गए, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो गए तुम्हारे। और यहाँ पे एक 10 नीचे लगा हुआ था तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 3.6 वोल्ट चलाएगा। फार्मूला क्या लगेगा? E बराबर N d∅dt, यानी मेन मकसद यही है कि इसको बताने का कि E बराबर N d∅dt, इस पर सवाल दिखवाया है। सही है, तो 3.6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, शून्य भार प्रचालित होने पर इनमें से किस मोटर की गति अधिकतम हो जाती है? शून्य भार चलाने का मतलब फील्ड फ्लक्स क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, और जब फील्ड फ्लक्स 0 होती है तो मोटर की गति 0 होने पर मोटर की गति लगभग अनंत हो जाती है। तो किस मोटर की कहानी है? सीरीज मोटर की। इसलिए बोलते हैं सर सीरीज मोटर को कभी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, और इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होती है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग क्रेन में, ट्रेन में, इन सब जगहों पे किया जाता है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर में कार्बन वस्तुओं का संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो क्या होगा? कहीं पे भी प्रतिरोध अधिक होगा, कम्यूटेटर के साथ क्या करेगा? स्पार्किंग करेगा। क्या करेगा? स्पार्किंग करेगा।
स्पार्किंग अधिक होगा। ठीक है, हालांकि कार्बन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि स्पार्किंग कम हो, लुब्रिकेशन अच्छा हो। ठीक है, मगर जब ज़्यादा प्रतिरोध कर दोगे तो स्पार्किंग होगा ही होगा। चलो नेक्स्ट देखो, कार्बन ब्रश का काम क्या होता है? तो सर कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करने का काम होता है कार्बन ब्रश का। ठीक है, चलो किसी परिणाम मित्र में बुको रिले क्या का काम करता है? तो सर काम तो सुरक्षा का करता है। कैसा सुरक्षा? सर ट्रांसफार्मर में जितने आंतरिक वो होते हैं, आंतरिक दोष सभी इसमें होते हैं, तो आंतरिक दोष देखने का काम होता है। ठीक है, जब कभी क्या होता है कि रिले या ये हमारे जो बुको रिले अंदरूनी की जगह बाहरी भी फॉल्ट को देखने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मॉल ऑपरेशन। ठीक है, ये एक तरीके से कहें तो दोष ही है, मॉल ऑपरेशन का काम करने लगता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। किसी वियोजन परिणाम मित्र में होते हैं। वियोजन मतलब सर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो सर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की जो रेशियो होती है 1/1 होती है। तो सर ट्रांसफार्मर का प्रयोग ही क्यों किए? ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए है ना, और दोनों साइड में टर्नों की संख्या बराबर होगी तो ना स्टेप होगा ना स्टेप डाउन होगा। तो क्यों प्रयोग किए? तो सर इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि दो सर्किट को पृथक करने के लिए, दो सर्किट को अलग अलग रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का, जिसका अनुपात 1/1 होता है। सही है, चलो अगला देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो छोड़ के आएगा पाप लगेगा। ठीक है, यूपी पीसल माता का पाप लगेगा, याद रखना। तो होगा क्या, आपको पता है सर, P बराबर I² R। I² यानी सर 16, R मतलब सर 3, तो 16 3 सर 48 वोल्ट। सही है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस वोल्टता स्रोत के संदर्भ के रूप में प्रयोग होता है? यानी निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अवयव है, एलिमेंट है, तत्व है जिसका प्रयोग वोल्टेज स्रोत की तरह भी करते हैं? तो सर ये हमारा होता है जेनर डायोड। ठीक है, क्योंकि सर वोल्टेज रेगुलेटर होता है और ये जितना वोल्टेज बोलेगा आउटपुट में उतना ही वोल्टेज मिलेगा, इसलिए सर ये हमेशा जड़ बने होते हैं। सिंबल हमेशा रिवर्स बायस में काम करते हैं, हाईली डोपिंग होती है। ठीक है, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। सही है, याद रखना। तो जेनर डायोड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बाबू आज का सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आए बाबू तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।